जी नमस्कार। अशोक वाजपेयी जी पर चल रहे एकाग्र की इस नई कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने एक दिन का विराम लिया और आज अशोक वाजपेयी जी पर एकाग्र की यह 7वीं कड़ी लेकर उपस्थित है। मित्रों, आज की हमारी वक्ता आए और अपनी बात रखें, इसके पूर्व अशोक वाजपेयी जी की एक कविता सुनते चलते हैं। वह कविता बेहद खास है और आज के समय में उसका अपना प्रसंग है, उसका अपना एक प्रासंगिक महत्व भी है। वह कविता है वह बूढ़ा मुसलमान। पहले यह कविता सुनते हैं, फिर अपनी वक्ता को सुनेंगे। इस कविता में अशोक जी लिखते हैं, भोर हो चुकी होती है, भोर हो चुकी होती है, सुबह घूमने वाले आधा रास्ता पार कर चुके होते हैं। तब नई कॉलोनी के किसी दफ्तर की रात भर चौकीदारी करने के बाद वह बूढ़ा मुसलमान अपनी सफेद दाढ़ी और यातना से तपा चेहरा लिए आता है और ढाल पर बिछे उस बोगनवेलिया के बगीचे को पार करते हुए पुराने शहर की ओर उतर जाता है। एक देवता की तरह निस्संग और निष्प्रिय वह अपनी समूची जिंदगी और उसके सुख दुखों को पान की पोटली की तरह एक छोटी सी झोली में डाले हुए हर रोज जाता है किसी जनाकीर्ण मोहल्ले के धीरे धीरे ढहते घर की ओर। वह किसे देखता है और किसे नहीं, वह किसे देखता है और किसे नहीं, यह कहना मुश्किल है। उसके चेहरे पर मुतमईन होने का भाव होता है कि उसने रात की चौकीदारी ठीक से पूरी की। वह बगीचे के घुमावदार रास्तों पर नहीं, खुद अपनी बनाई पगडंडी पर चुपचाप चलता जाता है। उसके पास शायद नहीं है शहर की वारदातों की खबर, तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए सुबह सुबह चिकनी चुपड़ी सड़कों पर घूमते खाए पिए लोगों की खबर, चिड़ियों, पक्षियों, सूखी पत्तियों, रात की नमी और पंखुड़ियों के एक चकत्ते पर सोई आदिवासी मजदूरिन की खबर। पर कभी कभार वह सिर ऐसे झटक ऊपर देखता है आसमान की तरफ, पर कभी कभार सिर ऐसे झटक ऊपर देखता है आसमान की तरफ, मानो किसी बूढ़े ईश्वर की तरफ, जैसे उसे हर हालत में अपने आदमी होने की पूरी खबर है, जैसे उसे हर हालत में अपने आदमी होने की पूरी खबर है। यह मित्रों एक बड़ी कविता है जहां आदमियत की जरूरत पर कवि का बल है। आदमियत
जो हर बार संकट में आ जाती है। हम सभी साहित्य की इन विभिन्न विधाओं के माध्यम से, तमाम कला उपक्रमों के माध्यम से उसी आदमियत को संजोने की, उसको बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। कुंवर नारायण के शब्दों में हर बार कुछ उच्चतर मनुष्य होने की जो हमारी जिजीविषा है, जो हमारी सदाशयता है, उसकी ओर बढ़ते रहते हैं। आज हमारे साथ इस 7वीं कड़ी में पूनम अरोड़ा जी आ रही हैं। वे अशोक वाजपेयी जी के विभिन्न पक्षों पर अपनी बात रखेंगी। परवर्ती पीढ़ी के लेखकों में पूर्ववर्ती पीढ़ी के किसी लेखक की क्या क्या छवियां बनती हैं, इसको लेकर बात करेंगी। संदर्भ अशोक वाजपेयी जी का होगा। एक साथ कई कई माध्यमों, कई कई विधाओं, अनुशासनों में काम करते आए अशोक वाजपेयी जी की बहुत सारी छवियां हैं। ऐसे में पूनम अरोड़ा उनमें से कई कई छवियों को आज अपने वक्तव्य में समाहित करेंगी। साथ ही उनकी कुछ एक कविताओं का भी पाठ करेंगी। तो आइए हम उन्हें स्क्रीन पर आमंत्रित करते हैं। पूनम जी नमस्कार। पूनम जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्ते नमस्ते। और आपसे अनुरोध है कि आप अशोक जी को लेकर जो आपकी राय है उसे हम सभी के साथ साझा करें और एक बहुआयामी लेखक के जो अलग अलग पक्ष हैं उस पर भी अपनी बात रखें। पूनम जी हार्दिक स्वागत। थैंक यू। मैं जब आपने मुझे कहा कि अशोक जी पर बात करनी है, तो मैं ये सोचने लगी कि क्या मैं खुद को इस लायक पाती हूँ कि मैं अशोक जी जैसी व्यक्तित्व पर मैं बात कर सकूँ? क्योंकि इसके कई कारण हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत लिखा है और एक लंबा अरसा उन्होंने अपने लेखन को दिया है। ना सिर्फ़ एक सुंदर कवि हैं वो, बल्कि आलोचना के क्षेत्र में और बहुत सारी कलाओं में उनका हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन जब आपने कहा कि मुझे अशोक जी पर बात करनी है अपने नज़रिए से, तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले उनकी कुछ छवियाँ रिफ्लेक्ट होने लगी और उस रिफ्लेक्शन में मैंने ये देखने की कोशिश की कि मैं अशोक जी को किस तरह से देखती हूँ, मैं अशोक जी को किस तरह से पढ़ पाई हूँ, एक कला समीक्षक के रूप में या एक कवि के रूप में या एक आलोचक के रूप में या एक बेहतरीन अनुवादक के रूप में। उससे भी ज़्यादा जब मैंने ये अपने आप को सोचने की कोशिश की कि मैं उनकी व्यक्तित्व को किस तरह समझ पाई हूँ, तो इसके भी बहुत सारे पक्ष मेरे सामने खुले। तो जब अब मैं उनकी छवियों पर बात करूँ, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व की बात किए बिना हम उनकी अलग-अलग छवियों के पास नहीं जा सकते। उनके व्यक्तित्व में भी बहुत सारे आयाम मुझे दिखाई देते हैं और जैसे मल्टीपल शेड्स हैं उनके व्यक्तित्व के। आप जब भी अशोक जी से मिलेंगे वो आपको एक कवि की तरह मिलेंगे, लेकिन अपने आप को वो दिखाएँगे, जताएँगे इस तरह से कि वो एक सिर्फ़ एक मनुष्य हैं और एक कवि होने की सबसे पहली जो शर्त होती है वो उसी के उसी वक़्त वो उसको पूरा कर देते हैं। हम बहुत बातों में बहुत सारे लोग मैं सुनती हूँ मेरे समकालीन भी हैं और सबसे ज़्यादा इसी बात पर वो अपनी अपनी मुहर लगाते हैं कि एक कवि अ, अलग चीज़ है और एक मनुष्य होना, बेहतरीन मनुष्य होना एक अलग चीज़ है। मुझे लगता है थोड़ा-सा इसको हमें अलग-अलग करके रखना चाहिए। हालाँकि मनुष्य के रूप में वो बहुत अच्छे हैं, पर मैं उनको आज कई कई शेड्स में
अपनी दृष्टियों से देखने की और आपके सामने उसे रखने की एक छोटी-सी कोशिश करूँगी, क्योंकि हम अशोक जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इतना बनता है कि हम उनके अलग-अलग शेड्स को सामने रखें, किसी एक चीज़ पर रुके बिना। क्योंकि कोई भी छवि यूँ देखा जाए तो हमेशा एक स्थायी छवि होती है, और यूँ देखा जाए तो कोई कोई भी छवि स्थायी कभी नहीं होती, वो हर बार बदलती है, टूटती है, निर्मित होती है। निर्मिति उसका स्वभाव होता है, और कायांतरण उसकी प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले मैं जब अशोक जी को लेकर मैं सोचती हूँ कि उनको किस तरह से डिफाइन किया जाए, उनको किस तरह से परिभाषित किया जाए, सबसे पहले मुझे कवि के रूप में वो मुझे दिखाई देते हैं। हिंदी का पाठक एक लंबे अरसे से अशोक जी को पढ़ता आ रहा है और उन्हें एप्रिशिएट करता आ रहा है। बहुत सारी कविताएँ उन्होंने लिखी हैं, भिन्न-भिन्न आशयों को लेकर लिखी हैं, भिन्न-भिन्न विचारों को लेकर लिखी है, सपनों को लेकर लिखी है, माँ को लेकर लिखी है, पिता को लेकर लिखी हैं, प्रकृति को लेकर लिखी हैं। तो जब भी मैं अशोक जी का व्यक्तित्व सोचने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे सबसे पहले उनका यही व्यक्तित्व दिखाई देता है, जो एक अ, सुंदर छवि में है, सुसज्जित है एक कवि के रूप में। दूसरा उनका एक और पक्ष है आलोचना के क्षेत्र में। उन्होंने कलाओं में आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है युवा प्रतिभाओं और समकालीन शास्त्रीय कलाओं की आलोचनात्मक जागरूकता का प्रसार किया है। यहाँ मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं ताकि मैं कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में थी वो चीज़ें मैं भूल नहीं जाऊँ। इसीलिए मैं चाहती थी वो नोट्स के रूप में रहें, ताकि हर पक्ष पर जितना मैं कर सकती हूँ वो बात हो सके। यहाँ बहुत सारी ऐसी हमें बातें मिलती हैं कि जो उनकी आलोचना के पक्ष को उभारती हैं। मैं जो अशोक जी पर बात कर रही हूँ, वो कोई एकेडमिक रूप से नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनेपन से बात कर रही हूँ, जितना मैंने उनको जाना है। तो इसके लिए मेरा आग्रह यही रहेगा, कोई एक धारणा ना बनाई जाए कि मैंने किस तरह से बोला, क्या बोला। ये मेरी आत्मीयता है उनके लिए, जो मैं दिखाना चाहती हूँ या दिखाने का मुझे मौका मिला है। तीसरा उनका पक्ष जिसको मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती हूँ, वो है उनका अनुवादक होना। उन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। पोलैंड के 4 प्रमुख कवियों की कृतियों का हिंदी अनुवाद किया है। हमारे और अंधेरे के बीच, ये किताब मेरे पास है। बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं अशोक जी ने, और इनको पढ़ते हुए लगता है कि बहुत मेहनत की होगी उन्होंने। एक और उनका महत्वपूर्ण काम है इसी क्षेत्र में, एंटोनियो पोरकिया की वॉइसेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो एंटोनियो पोरकिया की जो वन लाइनर्स हैं, अपने आप में एक मुकम्मल कविता का रुतबा रखती है। इनको हिंदी में लाने का श्रेय अशोक जी को जाता है। ऐसे बहुत सारे सुंदर अनुवाद हम हिंदी भाषियों को मिले हैं, उसका श्रेय अशोक जी को ही जाता है। उनके व्यक्तित्व का एक और शेड है जिसको मैंने एक पॉइंट में बना के लिखा था, वो है उनका संस्कृति कर्मी होना। ये उनके पूरे जो साहित्य के प्रति जो उनका पूरा जो अ, कहते हैं ना, एक्शन लेने वाला जो उनका कर्म रहा है, वो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली उनके पक्ष में जाता है। बहुत सारे उन्होंने इस तरह के कार्य किए हैं क्षेत्र में, जो आज भी हम याद करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अशोक वाजपेयी जी ही कर सकते थे। उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। और आज स्थिति ये है कि भारत की एक अहम सांस्कृतिक उपस्थिति के रूप में अशोक जी को पहचाना जाता है और उन्हें मान भी दिया जाता है। अब चाहे वो इस बात को स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन हम युवाओं की दृष्टि में, एक नई पीढ़ी की दृष्टि में उनकी ये एक अहमियत है, और ये मेरे लिए एक बहुत ख़ास बात है। ना सिर्फ़ उनके एक पाठक होने के नाते, बल्कि उनकी अगली पीढ़ी होने के नाते। अब मैं बात करूँ कि मैंने अशोक वाजपेयी की शख्सियत को किस तरह से जाना।
तो मुझे याद आता है कि ये वो दिन हुआ करते थे जब कभी-कभार को मैंने जनसत्ता में पहली बार पढ़ा था। उन दिनों अखबार का इतना क्रेज़ हुआ करता था कि हर घर में सुबह-सुबह सभी लोग अखबार पढ़ते थे गरम चाय के साथ। हर खबर को लोग पढ़ते थे, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे वो समाज से हो, चाहे वो होनी-अनहोनी कुछ इस तरह की घटनाएँ हों, चाहे वो उनका राशिफल हो। एक अखबार जो होता था एक ज़िंदगी में किसी भी ज़िंदगी में बहुत अहम स्थान रखता था। आज वो जगह ख़ैर इंटरनेट ने ले ली है, सोशल मीडिया ने ले ली और कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ने ले ली है। तो उन दिनों क्या हुआ था जब मैं जनसत्ता मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो उन दिनों कभी-कभार पे म एक कॉलम पे मेरी नज़र पड़ी। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। मैंने देखा कि उसमें तो बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं और उस वक़्त मैं 20-22 साल की रही होंगी। मेरे ख़्याल से कभी-कभार को अब 28 साल हो चुके हैं अगर मैं गलती नहीं कर रही तो। मेरी याद को 25 साल पूरे हो चुके हैं। 25 साल 25 साल पूरे हो चुके हैं पूनम जी। 25 साल, एक जी, लंबा अरसा है 25 जी, साल बिल्कुल। तक कॉलम को कंटिन्यू किए जाना बड़ी बात है। जी, जी, तो जी। उन दिनों जब ये अखबार आया करता था तो मैं पढ़ती थी उसको और अपने लायक उसमें से चीज़ें ढूँढने की कोशिश करती थी। क्योंकि मेरे परिवेश में साहित्य कलाओं का कोई उपस्थिति थी ही नहीं। मेरे संसार में बड़ी ही घरेलू चीज़ें, बड़ी ही आम चीज़ें, साधारण चीज़ें ये सब हुआ करती थी। और जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया कभी-कभार को तो मुझे लगा कि साहित्य, समाज, राजनीति, कलाओं से संबंधित विचार मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। धीरे-धीरे मुझे ऐसे लगने लगा कि ये सब चीज़ें मेरे लिए हैं ये। यहाँ की एक दुनिया मेरे लिए है। तो मैं उसको कंटिन्यूटी में पढ़ती थी हर हफ्ते जैसे वो आता था और उन्हीं दिनों मैंने प्रयाग जी को भी वहीं से पढ़ना शुरू किया था। देश दुनिया समानांतर संसार जिसमें लेखन भी था, किताबें भी थी, विदेशी लेखकों की बातें थी, जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। उनमें लिखी गई कला, नृत्य और सांस्कृतिक उत्सवों की बातों ने मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि मैंने खुद से एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अपनाया और मैं उसकी स्टूडेंट बन गई। मतलब मैंने पता नहीं किस तरह से ढूँढा मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ का आनंद हुआ कि मुझे खुद ये चीज़ में शामिल होना चाहिए। तो मेरी भरतनाट्यम की जो शिक्षा दीक्षा का श्रेय अशोक जी को जाता है क्योंकि मैंने सबसे पहले वहीं बहुत अच्छी तरह से उसकी समीक्षा, उसकी बातें पढ़ी और दूसरा मैंने वाह! बड़े पाश्चात्य लेखकों के नामों को वहीं से जाना। मुझे नहीं पता था, मैंने निर्मल वर्मा को वहीं से जाना, मैंने शिवानी को वहीं से जाना, अमृता प्रीतम को वहीं से खैर अमृता प्रीतम को तो पहले ही पढ़ी थी लेकिन बहुत सारी ऐसी जो आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है क्या अर्पण जी? पास ठीक है। अच्छा। तो मेरे लिए कभी-कभार सबसे पहला वो रास्ता था जब मैंने अशोक जी को जानना शुरू किया। तो मेरी नज़र में सबसे पहली जो छवि बनती है वो कभी-कभार और अशोक जी को लेकर बनती है। अ, बड़ी सुंदर सी छवि बनी सबसे पहले मेरी नज़र में ये कि एक ऐसा इंसान है जो जिसको जिसको दुनिया भर की बातें पता हैं, जो हर चीज़ पर लिखता है, जो अपनी प्रकृति पर लिखता है, जो अपने वक्तव्यों के बारे में लिखता है। मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात होती थी कि मैं लिखने की प्रक्रिया को समझ रही थी कि लिखना एक्चुअली होता क्या है? मैं उसको बड़ा ही एक नामुमकिन सा काम समझती थी कि पता नहीं ये कैसे लिखते हैं? कैसे विचार मन में आते हैं जब हम लिखने को प्रेरित होते हैं? लेकिन मैंने देखा उसी कॉलम से कि ज़िंदगी में होने वाली एक साधारण से साधारण चीज़ को भी आप लिख सकते हो, बशर्ते उसे देखने का नज़रिया आपका अलग हो। यहाँ मुझे एक कविता का पाठ करना था लेकिन मैं अपनी बातों में उलझ के आगे चली गई। तो मैं यहाँ पर रुक के एक कविता का पाठ करूँगी अशोक जी की। कविता पाठ के बिना मुझे लगता है ना मेरा वक्तव्य पूरा हो सकता है, ना ही अशोक जी
अगर देख रहे हैं तो ना ही उनका मन की अ, उनका मन भी खुश हो जाएगा अपनी कविता सुनकर। तलाश। ये कविता उनके रचनावली से है, सेतु प्रकाशन से आई है, 13 खंडों में। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सभी कुछ है इसमें। 13 खंडों में इसमें कविता, कभी कभार, कभी कभार के 4 खंड, आलोचना, अनूदित कविता, संवाद, साक्षात्कार पत्र, सभी कुछ शामिल है। लेकिन मैं पहले खंड से पढ़ रही हूँ। कविता का शीर्षक है तलाश। उस अंधेरे रास्ते पर मुझे दूसरी शताब्दी की एक बच्ची मिली जो अपने घर पहुंचने की कोशिश में थी। वह रास्ता कुछ भूल सा गई थी, पर उसे विश्वास था कि आगे जाकर ठीक मोड़ आ जाएगा और वह जल्दी ही घर पहुंच जाएगी। उसे डर सिर्फ यह था कि उसके देर से पहुंचने के कारण क्रोध से उसका छोटा भाई उसकी पोथियां तहस नहस न कर दे। वह कहाँ से आ रही थी यह मैंने नहीं पूछा। दरअसल शुरू में तो मैंने उसे लक्ष्य ही नहीं किया। पता नहीं कब मैंने पाया कि वह मेरे साथ है। उसका ख्याल था कि मुझे रास्ता मालूम है। मैं उसे कैसे बताता कि मुझे भी रास्ते की तलाश है। आगे पेड़ के नीचे 22वीं शताब्दी का एक बूढ़ा बैठा था और उससे बताया कि जहां हम जाना चाहते थे वहां कई रास्ते जाते हैं। उसने यह भी कहा कि आगे अच्छी धूप होगी और काफी लोग मिलेंगे, बस्तियां भी। तब से हम चल रहे हैं। बहुत देर से एक घर भी दिख रहा है जहां हम उम्मीद करते हैं कि कुछ गुड़ पानी मिलेगा। उसके पार धूप भी दिखती है, पर अपनी अपनी उम्मीद लिए। फिलहाल हम चल रहे हैं उस मोड़ की ओर, उस घर की ओर, उस जल और धूप की ओर। एक कविता कवि की उपस्थिति को बहुत अच्छे से उजागर करती है। इस कविता से मैं इतनी ज़्यादा शोर हुई कि कवि के मन में कितनी सुंदर भावनाएँ चलती हैं। एक साथ वो कितनी चीज़ों को अपने साथ समाहित करके चलता है। एक कवि की ख़ासियत यही होती है। अब जब हम कभी-कभार की बात मैं कर रही थी कि कभी-कभार ने किस तरह से मुझे इंस्पायर किया, तो एक अंश मुझे इसी रचनावली के खंड 7 से मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगी। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम जिन भी चीज़ों की बात करते हैं, अगर मैं कविता की बात करती हूँ, तो मुझे कविता को साक्षात रूप में रखना चाहिए। अगर मैं कभी-कभार की बात करती हूँ, तो मुझे उस अंश का पाठ करना चाहिए, जो कि ज़रूरी हो जाता है, उस व्यक्तित्व को दिखाने में। वैसे तो अशोक जी के व्यक्तित्व को दिखाने के लिए एक छोटे से अंश को मैं पढ़ दूँ तो कुछ बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मैं चुनना चाहती हूँ, मेरे पास एक छोटा-सा समय है और मैं उस छोटे से समय में वो चीज़ें अपनी रुचि से, अपने चयन से आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो मेरी दृष्टि में काफ़ी अहमियत रखते हैं। ये एक अंश है युवा आत्मरति। मेरे ख्याल से ये अंश आज के समय के लिए भी एक ज़रूरी अंश होगा पढ़ना। पढ़ा होगा लोगों ने, लेकिन हम बहुत अच्छी चीज़ों को बहुत बार उनका पाठ करें तो ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अशोक जी लिखते हैं कभी-कभार में युवा आत्मरति में, बनारस के अपने वक्तव्य में मैंने चलते-चलते इस पर कुछ टिप्पणी की कि हमारे समय में एक भयावह किस्म की आत्मरति व्याप रही है और शोध से लेकर अन्यत्र नितांत समसामयिकता का बोलबाला है। फेसबुक और तथाकथित सामाजिक मीडिया में बहुत सारे युवा अपनी और अपने समवयसियों की प्रशंसा निसंकोच और बिना किसी आत्मालोचनात्मक बिना किसी आलोचनात्मक रुख अपनाए कर रहे हैं। उसका एक पहलू यह भी है कि प्रायः वे युवा लेखक अपने किसी पूर्वज का जिक्र तक नहीं करते। परंपरा उनके लिए लगभग अस्पृश्य अवधारणा है और उनमें से कई ऐसे लिखते हैं मानो कि
उनसे पहले किसी ने लिखा या संघर्ष किया ही ना हो। वह युवा पीढ़ी का शायद सबसे महत्वपूर्ण और दुस्साहसी हिस्सा नहीं है, पर वह उसका सबसे सक्रिय, मुखर, ज़ाहिर हिस्सा ज़रूर है। थोड़ी आत्मरति तो हर लेखक में होती है, हम बुजुर्गों तक में हैं, पर उसे संयमित करने के उपाय भी लेखक स्वयं आत्मालोचना आदि से करते रहते हैं। युवा लेखक अपने से पहले के लेखकों के कृतित्व से अलग राह खोजें, यह उचित नहीं, वांछनीय भी है। वे अपने पूर्वजों की अवधारणाओं और अभिव्यक्ति की रीतियों को चुनौती दें, यह भी स्वाभाविक और ज़रूरी है। आखिर हम सब ने अपनी युवावस्था में यही कर अपनी राह बनाई थी। इस सब के प्रति बुजुर्गों का रवैया क्या हो, इसका कोई प्रतिमान तो नहीं बनाया जा सकता, पर इतना ज़रूर कहा जाना चाहिए कि उन्हें दुस्साहसिकता के प्रति सहनशीलता बरतना चाहिए और किसी भी तरह से अतिचार से युवाओं को आगाह भी करते रहना चाहिए। युवाओं को भी ये याद रखना चाहिए कि बुजुर्गों के पास उन्हें पढ़ने के अलावा बहुत सा पढ़ने गढ़ने का काम है। बिल्कुल। अपनी बताऊं तो रजा फाउंडेशन की ओर से हमने पिछले वर्ष मुक्तिबोध की जन्म शती के आरंभ पर युवा 2016 का आयोजन किया था। इस दौरान 2 दिनों के विचार सत्रों में निरपवाद रूप से लगभग 55 युवाओं ने विचार और पाठ के सत्रों में शिरकत की थी। मैंने सबको सुना था, उस पर एक टिप्पणी भी इसी स्तंभ में की है। मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि युवाओं में आमतौर पर अपने ही साहित्य की कोई स्मृति सक्रिय है। मुझे विचारों और कविताओं में ऐसी अंतर्ध्वनियां सुनाई नहीं दी। हो सकता है मेरी ढीठ मंद पड़ गई है और बुद्धि भी उतनी ग्रहणशील नहीं रही। आत्मरति स्मृतिहीनता से भी पनपती है। यहाँ इस हिस्से में कही गई एक एक बात इतनी अच्छी है कि आज भी अगर अशोक जी ये बोले, आज भी इसकी रेलेवेंस है। वो इसलिए है क्योंकि हम हैं आत्मरति से पीड़ित। मैं इस बात को मानती हूँ। आत्मरति ने बहुत सारे अवगुण इस पीढ़ी में लाकर रख दिए हैं और आज भी मैं सोचती हूँ तो युवा का हिस्सा मैं भी बनी हूँ कई बार और हमेशा हमें थोड़ी-थोड़ी डाँट भी पड़ती है, थोड़ी-थोड़ी हमको खरी-खोटी भी सुनाई जाती है। कभी वो अ, अच्छा स अशोक जी का सबसे उनके व्यक्तित्व का सबसे एक बड़ा पक्ष मैं ये भी देख पाती हूँ कि वो जितनी खरी-खोटी सुनाते हैं, उतनी वो सुनते भी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके कानों तक पहुँचती हैं और मुझे लगता है वो उस पर विचार मंथन भी करते हैं और एक बड़े बुजुर्ग और वरिष्ठ लेखक होने के नाते उस पर बहुत सोचते होंगे। इसका असर हमें कई बार युवा में भी देखने को मिलता है। बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं कि इस चीज़ को अगर युवा लोग बोल रहे हैं, तो उस चीज़ का असर के रूप में वो कुछ और चीज़ें क्यों कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कई बार स्पष्ट हो जाना आपकी ईमानदारी और सच्चाई को धूमिल कर देता है। और ये हर बार इस तरह से होता आया है कि आत्मरति में आज का युवा भी अपने आप को एक ऊँचे स्तर पर प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, जितना स्तर उसका नहीं होता। एक चीज़ और है, उस समय में मुझे नहीं पता अशोक जी के समय में शायद ये चीज़ें नहीं रही होंगी या हमारी पहले की पीढ़ी में ये चीज़ें नहीं रही होंगी कि हम एक-दूसरे की भी आलोचना करते हैं, एक-दूसरे को नकारते भी हैं और एक-दूसरे को नीचा दिखाने की भी बहुत कोशिश करते हैं। समकालीनता का ये बहुत बड़ा अवगुण है। अ, सामने से कुछ और दिखाना और पीछे से कुछ और होना। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं, सामने आती हैं। अशोक जी की भी सामने आती हैं और अशोक जी का के स्वभाव का एक और सुंदर पक्ष ये है कि वो चाहते हैं कि चीज़ें स्पष्ट रूप से उनके सामने आएँ और वो उसे उसी तरह से ग्रहण भी करते हैं और उनका उत्तर भी उसी तरह से देते हैं। ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है।
बहुत ज़्यादा इस पर मैं बात अभी नहीं करूँगी, क्योंकि ये फिर हमारे अपने पक्षों को, हमारी अपनी व्यक्तिगत पक्षों के साथ जुड़ने लगती है। अशोक जी की अशोक जी की छवियाँ इस तरह की मेरी नज़र में बनी कि हर बार वो नई की नई छवि बनती गई। यहाँ अगर मैं कहूँ कि अशोक जी ने आलोचना के क्षेत्र में बहुत काम किया है, तो यहाँ पर मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि आलोचना के क्षेत्र ने उन पर भी बहुत काम किया है। बहुत सारी जगह पर उनके बारे में आलोचना होती है, और मैं एक नई लेखक के रूप में ये सोचने का प्रयास भी करती हूँ कि इन आलोचनाओं का औचित्य क्या है? इन आलोचनाओं का अर्थ क्या है? इन आलोचनाओं के पीछे क्या कोई मंशाएँ हैं, या इन आलोचनाओं के कोई और अर्थ तो नहीं है, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कोई और अर्थ हो। तो मैं साहित्य में तो मैं नई हूँ, लेकिन मैं क्यूरियस बहुत हूँ। मेरे अंदर जिज्ञासा कूट-कूट कर भरी है। मैं हर चीज़ को जानना चाहती हूँ, हर चीज़ को समझना चाहती हूँ, हर चीज़ का हर पक्ष मैं चाहती हूँ मेरे सामने स्पष्ट रूप से आए। अ, सामने दोनों पक्षों का, चाहे वो आलोचना करने वाला और आलोचना जिसकी की जा रही है उसका। यहाँ पर मेरे मन में ऐसे विचार आया कई बार कि आलोचना के कटघरे में जब अशोक वाजपेयी जी खुद को खड़ा पाते हैं, तो उन्हें कैसा लगता है? या वो किस मनोस्थिति से गुज़रते हैं? उसका जवाब वो किस तरह से देते हैं, या उन पर उठने वाले प्रश्नों को वो किस तरह से अपने भीतर लेते हैं? यहाँ पर 2 प्रसंग मेरे सामने आए थे, जब अशोक वाजपेयी जी ऐसी स्थिति में खड़े थे जहाँ शायद उन्होंने अपने लिए एक सुरक्षित और वैध आवरण की ना तो इच्छा रखी, ना ही उसकी माँग की। ना उन्होंने उसे एक दबाव माना, ना किसी विचारक के सिद्धांत में रखा। मैं इन इन बातों को इसलिए यहाँ पर बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये दिखाई दिया है। किसी और का नज़रिया इस बारे में क्या है, उससे शायद मेरा कोई ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ और अशोक जी के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मेरी दृष्टिकोण रहा, मैं उस चीज़ को ही आपके सामने बता रही हूँ। एक प्रसंग था उनकी पुस्तक के विमोचन का। अ, पुस्तक का विमोचन बहुत अच्छा चल रहा था, और सब लोग वहाँ काफ़ी सारे लोग वहाँ बैठे थे, और ऐसे में किसी ने आलोचना के नाम पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो अपमान की कैटेगरी में आते थे। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे जो दिमाग में आया, वो ये प्रश्न था कि आलोचना प्लस अपमान, ये कौन-सी टर्म है ये? ये क्या कोई नई नई टर्म है जिसे हमारी पीढ़ी ने खोजा है? बहुत दिनों तक मैं इस बारे में सोचती रही, और फिर एक लंबा साक्षात्कार हम लोगों का चल रहा था। ये कोविड के बड़े ही भयावह दिनों की बात है। उस वक़्त सब कुछ पीक पर था, जीवन-मृत्यु अ, के खेल चल रहे थे, और वो भयावहता पूरी तरह से सब पर हावी हो रही थी। ऐसे में सब लोग अपने-अपने घरों में थे। अशोक जी से मेरी बात हुई, और हम लोगों ने तय किया कि हम एक साक्षात्कार करेंगे, जिसमें हम मैं अपने मन की बहुत सी बातें पूछ सकती हूँ उनसे। तो मेरे लिए मुझे ये परमिशन मिलना भी एक बड़ी बात थी, क्योंकि और अशोक जी का इंटरव्यू लेना भी बड़ी बात थी। वो इसलिए क्योंकि अशोक जी का इंटरव्यू बहुत सारे हो चुके हैं। अब आपके पास सवाल कौन से बचते हैं, मेरे लिए एक चुनौती थी। ख़ैर वो जब सामने आएगा तो मेरी भी परख होगी वो। अशोक जी तो ख़ैर किसी परख के के लिए नहीं है। वो मेरी परख होगी कि मैं किस तरह का साक्षात्कार उनका ले पाई हूँ, या मैं किस तरह की बातें उनके सामने, अपने प्रश्न उनके सामने रख पाई हूँ। तो जब हम इस बारे में, इस विषय में बात कर रहे थे, तो मैंने देखा कि उन्होंने इस बात को इग्नोर किया है। मैं नहीं चाहती थी वो इस बात को इग्नोर करें, मैं चाहती थी कि ये क्या है ये? आलोचना के साथ अपमान, एक के साथ एक, जैसे कोई पैकेज मिला हो, ये आज के ज़माने में ऐसा क्यों? और
मैं अशोक जी से इसलिए जानना चाहती थी क्योंकि एक तो वो उन्हीं की पुस्तक विमोचन के समय हुआ था। दूसरा इसलिए जानना चाहती थी कि वो अपमान अ, एक बड़े लेखक ने किया था और मुझे क्यों मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे सामने खड़ा था, जिसको मैं समझना चाहती थी। ख़ैर इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा दूर नहीं दिया या इस विषय में उन्होंने बात नहीं की। अ, जो मुझे कहीं से अंदर मुझे इस बात को खटक रही थी मुझे कि अ, मुझे जानना है, बस। दूसरा प्रसंग था, लेकिन ये बात यहीं पर खत्म हो गई थी। दूसरा प्रसंग था उनकी कविता को सोशल मीडिया पर स्त्रीवादी मानकों पर तोलना। ये वाकया उनकी कविता वह कैसे कहेगी हाँ को लेकर उस पर आपत्ति उठाने का है। इस आपत्ति में कवि पर यानी अशोक जी पर एक टर्म का प्रयोग किया गया था, जो मेरे लिए सोचने का विषय था। यहाँ पर हम जब ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर या अपने सामने घटित होते देखते हैं, तो हमारे मन में एक छवि बनती है। ये वो छवि से बिल्कुल अलग छवि थी अशोक वाजपेयी जी की, जो मैंने कभी-कभार में उनकी छवि जो बनी थी और उसके बाद के समय में ये छवियाँ बनी थीं। उनमें एक छवि वो भी थी जब मैं पहली बार उनसे युवा में मिली थी, वो भी बहुत अलग तरह की छवि थी, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। तो वो क्या था उस सोशल मीडिया पर उस कविता का काफ़ी बवाल मचा था और मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है अ, हमारा मकसद है अशोक वाजपेयी जी की उस छवि को जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, वो सामने लाना। कविता को स्त्री विरोधी माना गया और स्त्री सहमति की अवहेलना का प्रश्न उठाया गया। इस विषय पर मेरी अशोक जी से बात हुई और मैं चाहती थी कि वो इस बात पर भी खुलकर बात करें और अपने विचार रखें। आखिर हम सभी को यदि प्रश्न करने का अधिकार है, तो अपनी चेतना से उसका उत्तर देना भी हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी। हालाँकि मेरे लिए साक्षात्कार में जो साक्षात्कार मैंने अशोक जी का लिया, उसमें अपनी बात रखी है, लेकिन इन प्रसंगों से जितना वो रख सकते थे, जितना वो चाहते थे, मेरा कोई दबाव नहीं था। उन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा है। लेकिन इन प्रसंगों से मुझे क्या सीख मिली? मैं ये सोचती हूँ, मुझे ये सीख मिली कि हम गलत हों और हर बार कि हम ये ज़रूरी नहीं कि हम गलत हों और हर बार यह भी ज़रूरी नहीं कि हम सही ही हों। ज़रूरी ये है कि हम अपने परिष्कार के लिए कितने सौम्य टूल्स का चुनाव करते हैं। यहाँ पर मैं अशोक जी की एक और कविता का पाठ करना चाहूँगी। क्योंकि मुझे लगता है हम बहुत भारी भरकम बातें करने के लिए शायद यहाँ पर नहीं आए हैं और अशोक जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए आए हैं, उन पर बात करने के लिए आए हैं। अपनी दृष्टि जो अशोक जी के बारे में मेरी दृष्टि बनती है, मैं उसे दिखाना चाहती हूँ। मेरी नज़र में वो एक सशक्त इंसान है और उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। अ, अब मैं उनकी कविता का पाठ आपके समक्ष कर रही हूँ। वे आएँगे। वे देवदूतों की तरह धवल, उज्ज्वल, उदार चरित आएँगे। वे आश्वस्त करेंगे, उनके पास होगा पाथे, नयन पथगामी, वे दूतों की तरह आएँगे, तुमने उन्हें बुलाया ना भी हो। वे आएँगे, वे उत्कर्ष का गान समवेत गाएँगे, वे धीरे-धीरे बिना कुछ कहे हथिया लेंगे तुम्हारी जगह, हर लेंगे तुम्हारे वचन, तुम्हारा रक्त कल्प कर तुम्हें अपनी अस्थियों के अंधेरे में चुपचाप छोड़कर दिव्य निर्मम आभा से दीप्त वे आगे चले जाएंगे। वे देवदूतों की तरह आएंगे और नरक में तुम्हें छोड़कर अपने स्वर्ग लौट जाएंगे। ऐसी सुंदर कविताएं बीच बीच में मुझे सुनाने को मन चाहा तो मैंने आप सबके सामने इसे सुनाया है। मैं युवा की बात कर रही थी। मैं रज़ा युवा का हिस्सा बन चुकी हूँ और
जब मैं सबसे पहले रज़ा युवा का हिस्सा बनी थी तो मेरे लिए एक ना सिर्फ़ वो एक बड़ा मौका था कि अपने आप को एक विचार के रूप में मैं प्रस्तुत कर सकूँ वहाँ पर। कवि के रूप में मैं थोड़ी-थोड़ी वहाँ स्थापित हो रही थी उस समय, लेकिन विचार के स्तर पर मैं अपने आप को बहुत झिझका हुआ महसूस करती थी। मुझे लगता था कि मेरे विचारों को अपनाया जाएगा, उसे सुना जाएगा या नहीं? ये इस तरह के डर, एक साहित्यिक डर जिसे बोलेंगे, वो मेरे मन में होते थे। लेकिन अशोक जी की ख़ासियत ही कहेंगे इस बात की कि उन्होंने मेरे जैसे बहुत सारे युवाओं को ना सिर्फ़ आगे आने का मौका दिया, बल्कि लगातार परिष्कृत होने का भी अवसर प्रदान किया। यहाँ पर मैं जब जब भी उनके कार्यक्रमों में मैं जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि एक अभी वो 82 के हो चुके हैं रिसेंटली, और हम उनके जन्मदिन पर भी गए थे, वहाँ शामिल हुए थे। सबसे अच्छी बात वहाँ लगती है कि मुझे, जब अशोक जी के जन्मदिन पर हम लोग जाते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो एक शाकाहारी भोजन से वो अपने अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अशोक जी रज़ा फाउंडेशन के आजीवन प्रबंध न्यासी हैं, इस नाते वो पूरे देश भर में कई सारे आयोजन कराते रहते हैं। और मुझे कई बार ऐसा लगता भी है कि कितना थका देने वाला काम है ये, जो अशोक जी इस समय तक लगातार सक्रिय रहकर अपना कर्तव्य मानकर इसे कर रहे हैं। अम, हालाँकि वो कई बार मज़ाक में कहते भी हैं कि ये सब तो बस ठीक है, ऐसे ही है, क्या करते? पर मुझे ऐसे भी लगता है कि नहीं, ये उनकी हिम्मत है, और उनकी अपनी अपने आप से शायद उन्होंने ये अ, कुछ प्रतिबद्धताएँ अपनी बनाई हैं, अपनी अपने खुद के अभ्यास, नियम, कायदे या अनुशासन बनाए हैं, जिनमें वो अपने आप को रखते हैं। और ऐसा युवा लोग भी नहीं कर पाते। मैं खुद अपने अनुशासन में नहीं बन पाती हूँ कई बार, लेकिन मुझे अशोक जी से इस बात की भी अ, बहुत सीख मिलती है कि हमेशा सक्रिय रहो। ये उन दिनों की भी बात मुझे याद आती है जिस समय कोविड का पीक का समय चल रहा था, और जैसे मैंने कहा कि भयावहता का चरम चल रहा था, उसी समय में मेरे घर में भी कुछ अनहोनी हुई थी। तो सिर्फ़ अशोक जी ने मुझे यही बोला, मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से चीज़ें घट रही हैं मेरे जीवन में, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे निकल पाऊँगी। तो वो हमेशा मुझे यही बोला करते कि लिखती जाओ और पढ़ती जाओ, अपने आप को अध्ययन में लगाओ। मैंने उस वक़्त पे मैं कर तो नहीं पा रही थी ये सब, लेकिन जब सामने से आपको एक विश्वास के साथ ये बात आपको कही जाती है, तो वो विश्वास हम लेते हैं। शायद वो अशोक जी का ही विश्वास था कि मैं उस बुरे दौर से निकल पाई, और वो सारी हिम्मतें जो उन्होंने अपनी 1-2 मैसेजेस से मुझे दी, अ, उन्होंने बहुत काम किया, और मैंने खुद को निकाला। तो ये होती है एक विचारों की ऊँचाई, जिसे आप दूसरों को देते हैं। आप पर तो वो असर करती ही करती है, दूसरों पर भी वो असर करती है। मुझ पर भी इन इन ईमानदारियों और इन वैचारिक ऊँचाइयों का असर हुआ, और मैंने अपना अध्ययन जारी रखा और उस वक़्त को पार किया। अब जब मैं ये सोचती हूँ कि अशोक जी रज़ा फाउंडेशन को किस तरह सँभालते हैं, इस तरह के इस मेरे साक्षात्कार में एक प्रश्न ये भी था। इस प्रश्न को रखने के पीछे एक कारण ये भी था कि हम बहुत सारी बातें इधर-उधर से सुनते हैं। उनके व्यक्तित्व को लेकर, सभी के व्यक्तित्वों को लेकर बातें होती हैं, सभी की छवियों को लेकर बातें होती हैं। उनको लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो मेरे मन में क्योंकि मैं एक जिज्ञासा से भरी लड़की हूँ, तो मेरे मन में भी बहुत सारी बातें होती हैं। मैं चाहती थी कि इस तरह की जो भी मेरे मन में जिज्ञासाएँ हैं, जो मैं अपने आस-पास जिन बातों को सुन रही हूँ, उनका जवाब मैं कैसे लूँ? तो मुझे ये मौका मिला उसी साक्षात्कार में। मैंने अशोक जी से रज़ा फाउंडेशन की कार्यप्रणाली के बारे में और उसके बहुत सारे पक्षों को लेकर बात की। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से मुझे बहुत सारी बातें क्लियर की,
और इंटरव्यू में सारा डिटेल में है वो। यहाँ पर मैं मोटे-मोटे तौर पर थोड़ा-सा बता सकती हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ये रज़ा फाउंडेशन शायद एकमात्र संस्था है जो युवाओं के लिए कार्यरत है। बड़ी संस्था है एक। फिर चाहे वो उनका आज कविता हो या युवा के महत्वपूर्ण आयोजन हो, आर्ट मैटर्स हो या गांधी मैटर्स हो, शास्त्रीय संगीत, नृत्य और चित्रकला से जुड़े आयोजन हो या प्रदर्शनियाँ हो, ये सब रज़ा फाउंडेशन लगातार कराता रहता है, अलग-अलग शहरों में कराता है। और रज़ा फाउंडेशन की स्थापना को मेरे ख़्याल से, अगर मैं भूल नहीं रही, तो 21 वर्ष हो चुके हैं। हो सकता है 1 आध साल मैं आगे-पीछे कर रही हूँ। अर्पण जी, आपको याद हो तो आप बताइएगा। मुझे 21 साल के करीब हुए होंगे, आपको जानकारी हो अगर तो। मुझे यही जानकारी है। साक्षात्कार में अशोक जी ने इस विषय में भी बहुत विस्तार से बताया है, जो समय पर प्रकाशित होगा तो अ, सब लोग पढ़ पाएँगे इस साक्षात्कार को। इसमें उन्होंने मैं मोटे तौर पर बता रही हूँ कि कोरोना और लॉकडाउन से पहले रज़ा फाउंडेशन लगभग 100 से ज़्यादा आयोजन कर चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि इस समय कुल 9 न्यासी हैं, रज़ा साहब के जाने के बाद एक जगह खाली है। कोई भी न्यासी मानदेय नहीं लेता, ये एक बड़ी बात है। यह फाउंडेशन ना राज्य और केंद्र सरकार से कोई अनुदान लेता है। रज़ा फाउंडेशन देश भर के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर सक्रिय है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन, त्रिवेणी कला संगम, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, सहमत मीडिया फाउंडेशन और इंडियन राइटर्स फोरम। ये थोड़े बहुत नाम हैं, मोटे तौर पर मैंने ये बताए हैं। यहाँ पर मेरा मकसद रज़ा फाउंडेशन के बारे में बताना नहीं है, उससे भी ज़्यादा मेरा मकसद ये है कि एक प्रबंध न्यासी के तौर पर मेरी दृष्टि में उनकी छवि क्या बनती है। जब मैंने उनका जवाब पढ़ा, मेल के द्वारा ये सारा साक्षात्कार हुआ था। जब मैंने उनका ये जवाब पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि ये कोई छोटा-मोटा काम वाक़ई नहीं है और किस तरह से वो लगातार सक्रिय हैं, ये एक बड़ी बात है। उसके बीच में वो इतनी आलोचनाओं को सहते हैं, उनकी किताबें आती हैं, उनके अनुवाद आते हैं। अ, बहुत सारी जगहों पर वो साक्षात्कार के लिए जाते हैं, कविता पाठों के लिए जाते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। इन सब का तालमेल बनाना इतना सरल नहीं है, जितना हमें दूर से लगता है। तो इन सब छवियों में मैं किसी एक छवि का चुनाव करूँ कि मेरी नज़र में ये छवि सबसे ज़्यादा सशक्त है, तो ऐसा नहीं कर सकती मैं। हर इंसान बहुत सारी छवियों को लेकर बनता है, बहुत सारे उसके अंदर बाहर भीतर रूप होते हैं, उसके चेहरे होते हैं। हर समय का चुनाव करता है वो, किस समय की क्या ज़रूरत है, वो उसमें अपने आप को अपने आप को खपाता है, अपने आप को अ पूरी तरह से डुबोता है, अपने आप को पूरी तरह से चित्त मन को लेकर अपने आप को प्रतिबद्ध करता है। तो अशोक जी ने मुझे वो बड़ी गहराई से वो चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। और रही बात उन 2 प्रसंगों की, तो मैं अभी भी मन से यही चाहती हूँ कि उन बातों का जवाब और भी अच्छे तरीके से वो सामने लाएँ, क्योंकि ये वक़्त की अ, ज़रूरत है। हो सकता है अशोक जी मेरी बात से सहमत नहीं हों, लेकिन ये मेरी अपनी इच्छा है। अगर वो इस चीज़ को समझें तो भी मेरे लिए अच्छा है, अदरवाइज़ तो वो जो जितना कहना था वो कह चुकी हैं। इन चीज़ों को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आती हैं, लेकिन अ, सबसे एक जो गहरा पक्ष उनकी छवि का जो आता है, वो मेरे लिए उनके कवि रूप का आता है। अगर मैं याद करना चाहूँ अशोक जी के व्यक्तित्व को मैं सामने रखना चाहूँ कि अशोक जी क्या? तो मैं यही कहूँगी, एक कवि और एक बहुत बातें करने वाले इंसान। उन्हें बातें करना बहुत पसंद है। वो बहुत देर तक और बहुत लंबी-लंबी बातें संवाद करते हैं और वो खुद भी मानते हैं इस बात को कि मैं तो संवाद प्रिय व्यक्ति हूँ, मुझे तो बातें बहुत पसंद है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं एक-एक चीज़ को, एक-एक प्रसंग को हम लोग 4-4 5-5 बार भी सुनते हैं। शायद अशोक जी को अच्छा लगता है और हम उसी इंटेंसिटी से वो बातें सुनना पसंद भी करते हैं।
क्योंकि एक संवाद प्रिय अपने बुजुर्ग कवि को सुनना हमारा भी सौभाग्य है। अ, और किस तरह से मैं उनकी छवि को दिखा सकती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारी बातें मैंने अपने हिसाब से अपनी मन से की हैं। यहाँ अर्पण जी, आप भी कोई कविता सुना दीजिए अशोक जी की। अगर सुनाना चाहते हैं तो लगता है आप कहीं चले गए हैं। मैं यही बना हुआ हूँ और अच्छा लग रहा है आपको सुनना। मैं तमाम एक और जी प्लीज हाँ कहें। मैं एक और कविता सुनाती हूँ। जी अ, स्वागत। मुझे यह लगा कि कविताएँ कम हैं और अशोक जी गंभीर ना हो गए हो मेरी बातें सुनकर। कहीं मुझे मुझे लगता है कहीं डाँट-वाँट भी ना पड़ जाए मुझे, ऐसे क्यों बोला आपने? क्योंकि हम नहीं अशोक जी के साथ हम सभी को स्नेह करते आए हैं और इसीलिए हम आप ये चीज़ें कर पाते हैं क्योंकि अशोक जी कभी बोलने से रोकते नहीं हैं, उनकी एक जी हाँ ख़ासियत है। वो जी हमेशा ये जी कहते हैं कि जो बोलना है वो स्पष्ट रूप से बोलिए, सामने बोलिए। तो अब जो डाँट पड़ेगी सो और पड़ेगी, नहीं पड़ने नहीं वाली मुझे नहीं लगता। पूनम जी यह भी देखिए कि हर पीढ़ी के साथ कितने सहज हैं, कितने फ्रेंडली हैं। यह बिल्कुल, जो स्वयं को बाहर निकाल के किसी भी किसी भी अनावश्यक बोझ से स्वयं को मुक्त करके उतने फ्रेंडली होकर बात करना नई से नई पीढ़ी के लोगों से कितनी मतलब उल्लेखनीय बात है। बहुत सारे लोग उन्हीं की पीढ़ी के हैं या उनके बाद की भी पीढ़ी के हैं जिनसे हम इतने नहीं खुल पाते हैं। न हम खुल पाते हैं न वे खुल पाते हैं। न हम उनके साथ हंस पाते हैं और वे भी रिजर्व रहते हैं। ऐसे में वे एक विरल उदाहरण भी है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी और हाँ आप पढ़ रही जी हर बार वो पूरे मनोयोग से सभी बहुत सारे युवाओं को बुलाते हैं, उन्हें सुनते हैं। मैं कई बार इस बारे में भी सोचती हूँ जी कि हाँ वो कितने ही घंटों का प्रोग्राम हो, वो लगातार बैठे रहते हैं और सुनते हैं, उस पर अपनी राय देते हैं। एक-एक राय, एक-एक इंसान, एक-एक वक्तव्य की राय वो अपनी सबके सामने रखते हैं, बताते हैं कहाँ कमी है, कहाँ आपको और कुछ हो सकता है। कभी-कभी डाँट भी पड़ती है। तो ये और डाँट सुनते उनकी बातें सुनते-सुनते हम इतना मैं कि थोड़ी तो काबिल थोड़ी बहुत तो हो ही गई होंगी, क्योंकि कुछ लिख पढ़ने की थोड़ी-सी जो है क्षमता हमारी बनी हो। मुझे जी तो मैं तो यही कहूँगी कि बस एक उन्हीं बात और कि वे इन वक्तव्यों को तब सुन रहे होते हैं जब वे पहले पढ़ भी चुके हैं उन्हें। ये कितनी बड़ा है। पढ़ बिल्कुल, चुके बिल्कुल। हैं, उस पर नोट्स ले चुके हैं, उसके मजबूत और कमजोर पक्षों पर अपनी राय बना चुके हैं, पुनः उसको सुनते हैं। क्योंकि पुनः अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता भी हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनमें ये दोनों बातें उभर कर आ जाती कि तमाम रचनाकारों से मेरी बात होती है, सभी लोग कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि अशोक वाजपेयी जी एक बड़े वक्ता है, एक सहज वक्ता है। मगर वे यह सबसे भी बड़ी बात मानते है, हैं सहज वक्ता कि है, सहजता उनका गुण है। सहजता कि वे उनका गुण है, उतने ही उसके साथ ही जी ऊँचाई उनके विचारों की, उन जिस तरह से वो अपने आप को दिखाते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसमें पूरी ऊँचाई होती है। और कुछ एक चीज़ों में बस मैं यही चाहती हूँ कि बातें बहुत स्पष्ट रूप से आए, ताकि वो ऊँचाई उनकी बरकरार रहे। और जी जी हाँ आप पढ़ें स्वागत। जी हाँ, उनकी एक और कविता है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा एक शब्द नहीं है, वह अंधेरा है, जिसमें खड़े तुम उसके रोशन होने की बात जो रहे हो। प्रतीक्षा से जुड़ती है कामना, अंधेरे से अंधेरा, जैसे एक तारे से दूसरा चमकता हुआ तारा। और फिर सबको चीरती हुई आती है उसकी आवाज, बारिश की तरह सबको भिगोती हुई, और प्रतीक्षा को एक दीप्त हरितिमा का गौरव देते हुए। प्रतीक्षा एक शब्द नहीं है, प्रेम का प्रफुल्ल वैभव है। अब मेरा तो मन चाह रहा है मैं और भी कविताएं पढ़ती जाऊं, पर समय जो है हमें रोक लेता है। अ,
मैं अब जाते-जाते यही कहना चाहूँगी कि 82 के अशोक जी हो चुके हैं और उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और चाहती हूँ कि वो लिखते रहें हमेशा और हम युवाओं को ऐसे ही वो डाँटते रहें, सुधारते रहें, सँवारते रहें और अपनी बातें हमें बताते रहें, अपनी अपनी चाय की बातें, अपनी मुक्तिबोध की बातें, ये सब हमें बार-बार सुनाते रहें। रज़ा साहब को वो बहुत अ, याद करते हैं, कई कई मायनों में याद करते हैं। कई आयामों से उनका व्यक्तित्व जुड़ता है। वो सारे आयाम को मैं उन सभी आयामों को मैं देखती आती हूँ। उनको कहीं-कहीं मैंने दर्ज भी किया है। अशोक वाजपेयी जी की शख्सियत को दर्ज करना इतना सरल नहीं है। उनका काम बहुत है, उनका काम की गुणवत्ता बहुत है। उस पर हमें बोलने के लिए, उस पर हमें लिखने के लिए बहुत खुद से सक्षम हम खुद को करें तब जाके हम ये कर पाएँगे। ये मैंने जो अभी अशोक जी के बारे में जितना भी मैंने कुछ बोला वो सब मेरी आत्मीयता है उनके प्रति उनका उनके प्रति मेरा बहुत सम्मान है जिसको मैं बस यही दे सकती हूँ अपने विचारों में, अपनी बातों से और इससे ज़्यादा मैं शायद नहीं दे सकती क्योंकि मैं शायद इतनी सक्षम अभी नहीं हूँ। अर्पण जी। शुक्रिया पूनम जी, इस बेहद भावप्रवण वक्तव्य के लिए और बिल्कुल दिल से और सहज रूप से अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। तमाम मित्रों की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। कुछ एक के नाम ले लूं। जी। राजेंद्र शर्मा जी, जोशना बनर्जी आडवाणी जी, युविका शुक्ला जी, अमित मिश्रा जी, मनोज मोहन जी, पूजा कुमार जी, जयश्री पुरवार जी, बालकीर्ति जी, शालिनी सिंह जी और तमाम दूसरे मित्रों की प्रतिक्रियाएं इस बीच हमें प्राप्त हुई। मित्रों, इस अवसर पर मैं दो पुस्तकें अशोक वाजपेयी जी की हैं जिनको यहां फिलहाल दिखाना चाह रहा हूं, उनके कवर को, और उसके सिलसिले में कुछ बात करना चाह रहा हूं। पहले इन दो पुस्तकों के कवर को देखें। पाव भर जीरे में, माफ कीजिएगा, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। मुझे निजी तौर से यह बहुत प्रिय है और मैं बार बार इसको उद्धृत करता हूं। यह उनका आत्मवृत्त है और बहुत सारी बातें हम इस पुस्तक से उनके बारे में जान पाते हैं। एक और पुस्तक जिसे आप स्क्रीन पर देखें, जिसकी चर्चा पूर्व की एक कड़ी में हमारे एक वक्ता कर भी रहे थे, अगले वक्तों के हैं ये लोग, प्रयाग शुक्ल जी इस संबंध में अपनी बात भी रख रहे थे। यह संस्मरणों की उनकी पुस्तक है। पूनम जी, हमने इन दो पुस्तकों के कवर को, उनकी 50 से अधिक पुस्तकें हैं, हम सभी जानते हैं, हमने इन दो पुस्तकों के कवर को खास तौर से इसलिए रखा कि एक आत्मवृत्त है और दूसरा संस्मरणों की पुस्तक है। मगर अमूमन अशोक वाजपेयी जी संस्मरण लिखने से बचते हैं। बैठकों में, अनौपचारिक बैठकों में वे खूब बातचीत करते हैं और उस पर बहुत कुछ वे लिख सकते हैं, उनकी याददाश्त भी इतनी अच्छी है, मगर वे कम लिखते हैं। एक बात। दूसरी बात, कई बार जनसुलभ पुस्तकालय पर भी और अन्यत्र भी जब हम उनको सुनते हैं, किसी भी लेखक कलाकार को लेकर, कोई भी हो, कृष्णा सोबती हो, अभी प्रबोध कुमार हो, शंख घोष हो, तमाम ऐसे लोगों पर, रघुवीर सहाय हो, अपने क्या कहिए, निर्मल वर्मा हो, तमाम अज्ञेय हो, तो वे अपने वक्तव्य में कोशिश करते हैं कि संस्मरणों से बचें। यह भी एक विरोधाभास है कि जो शख्स अनौपचारिक बातचीत में तमाम किस्से सुना रहा है, उस पर बोलते हुए किसी लेखक कलाकार पर उससे उसको छोड़ता जाता है। अभी एक किताब जो निर्मल वर्मा जी पर अंग्रेजी में आई है, उसमें भी यह चर्चा हुई है कि किस तरह निर्मल वर्मा भी रिजेक्शन करते चलते हैं। उसमें एक प्रसंग आता है कि निर्मल वर्मा पार्टीशन के समय कई उसके पीड़ितों की सहायता कर रहे थे और तमाम लोमहर्षक
घटनाओं से जो है दो चार हो रहे थे, फिर भी उनके लेखन में वे चीजें नहीं है। विनीत गिल की लेकिन मैं पुस्तक है आपको वह। एक चीज़ एक जी बात बताती हूँ, जी एक अच्छा लेखक, एक अच्छा कवि करता क्या है, अपनी निजी बातों को, अपने संस्मरणों को का अनुवाद कला में कर देता है। ऐसी बहुत जगहों पर हम देखेंगे कि हम सीधी बात नहीं करते, ये कला का उच्च रूप मैं इसको मानती हूँ, कि जब आप उसका कायांतरण कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं उनके संपादक रूप का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। उन्होंने बहुत सारी किताबों का संपादन भी किया है और मुझे भी ये मौका मिला, उन्होंने ही दिया कि मैं भी संपादन कर पाऊँ। तो उनकी रजा पुस्तक माला का एक संपादन मैंने भी किया है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं अशोक जी की बात कर रही हूँ। उनके संपादक रूप को हम नहीं भूल सकते। और अशोक जी को पढ़ने के बाद मैं साथ-साथ में उदयन जी को भी मैंने पढ़ा। और ऐसा नहीं कि आप एक परिवार को पढ़ रहे हो, उदयन जी बिल्कुल अलग हैं और अशोक जी बिल्कुल अलग हैं। लेकिन दोनों का एक रूप जब मैं देखती हूँ, तो दोनों का कवि रूप बहुत सुंदर है। एक प्रकृति को लेकर है, तो एक गहराई को लेकर है। दोनों अलग ध्रुव के होते हुए भी अपने आप में संपूर्ण हैं। तो यहाँ पर मैं उदयन जी का ज़िक्र भी इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि अशोक जी को पढ़ने के साथ-साथ मैंने उदयन जी को भी पढ़ना शुरू किया था। तो अभी आप जिस बात के बारे में बोल रहे थे कि वो अपने संस्मरणों में को लिखते नहीं हैं या अपनी कुछ आत्मकथात्मक चीज़ें अपने लेखन में नहीं लाते, उसका कारण मुझे यही लगता है कि एक श्रेष्ठ कलाकार, एक श्रेष्ठ लेखक अपनी चीज़ों का अनुवाद कला में करता है हमेशा। जी, बिल्कुल मैं सहमत हूं। और यह भी कि जो आप बात कह रही हैं कि कविताओं में कुमार गंधर्व हों, अशोक वाजपेयी जी की माँ हों, उनके पोते हों और तमाम लोग आते हैं। कभी कभार में भी अ, ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। मैं यही कहना भी चाह रहा था कि बेशक उनके इरादों में संस्मरण उस तरह से या उनके लेखन में उस तरह से ना आते हो। जो मैं रिजेक्शन की बात कर रहा था, विनीत गिल की एक जो नई पुस्तक आई है निर्मल वर्मा जी पर, बतौर पाठक बतौर भावक वे लिखते हैं, बड़े नोट्स, गहरे नोट्स हैं। हेयर एंड हेयर आफ्टर निर्मल वर्माज लाइफ इन लिटरेचर, उसमें भी जब एक चर्चा कर रहे थे विनीत गिल, वहां रिजेक्शन की बात करते हैं जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो शायद कहीं ना कहीं वह रिजेक्शन अशोक वाजपेयी जी के भीतर भी हो। मगर जब हम कभी कभार पढ़ते हैं, उसके इतने सारे खंडों में बिखरी हुई टिप्पणियों को पढ़ते हैं, तो कई ऐसी बातें हमें जानने को मिलती हैं जो हमें गुदगुदा देती हैं, जो हमें कहीं ना कहीं अशोक वाजपेयी जी के भीतर के विचारक को भी हमसे परिचय करवाती हैं। और कई बार विरोधाभासों के बीच रहते हुए वे कैसे अपने आप को बचाते हैं या कई बार चोटिल होते हैं, इसकी भी चर्चा होती है। आपने भी कभी कभार से एक अंश पढ़ा, तो मैं चाहता हूं कि वो सिविल तो सेवा सिर्फ में भी रहे हैं। खास जी तौर पे वो मैंने इसलिए ही चुना था क्योंकि वो युवाओं को संबोधित था। वो जी आज भी हाँ उसकी रेलेवेंस है। मैं चाहती थी कि इसको फिर से मैं दोबारा पढूँ ताकि कुछ बातें और मेरे अंदर जाए, वो दिमाग में जाए और हमारी आत्मनिधि थोड़ी-सी टूटे। जी जी। अशोक वाजपेयी जी की चर्चा जब होती है तो भारत भवन की चर्चा होती है, उनके प्रशासक रूप की भी चर्चा होती है, और वहां रहते हुए कैसे वे वहां की सीमाओं के बीच भी कुछ सार्थक कर पाते हैं, इसकी भी चर्चा होती है। स्वयं बिल्कुल। अशोक वाजपेयी जी बतौर सिविल सर्वेंट रहते हुए क्या सोचते हैं या उस कार्यकाल को कैसे देखते हैं, इस पर कुछ एक संदर्भों के बीच उन्होंने एक टिप्पणी की थी कभी कभार में ही, सिविल सेवा के नाम से। तो उसके दो शुरुआती अंशों को पढ़ता हूं, फिर हम लोग कार्यक्रम को विराम देंगे। वे जी। लिखते हैं, पूनम जी, दूसरी सिविल सेवाओं के बारे में उतना नहीं जानता जितना भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में। उसमें भी लगभग 35 बरस खुद को अजनबी पाता रहा। मैंने उसे सहा, उसने मुझे सहा। अपने खट्टे मीठे अनुभवों को लिखने का कभी उत्साह नहीं रहा। हालांकि इन दिनों अनेक सिविल सेवक साहस का छद्म या नाट्य करते हुए आत्मवृतांत लिखते हैं।
जब सिविल सेवा में था तब भी, और रिटायर होने के बाद तो और भी सिविल सेवक मित्रों से दूरी बनी रही है। उनकी व्यावसायिक आकांक्षाओं और अपेक्षाओं से मैं कभी तालमेल नहीं बैठा पाया। कुछ एक दुर्योगों को छोड़कर पूरी सिविल सेवा में मुझे यह नहीं लगा कि मैंने उसमें दाखिल होकर या बने रहकर कोई भूल की है। उसमें रहकर उसके द्वारा दिए गए अवसरों और सुविधाओं का उपयोग कर मैं उस क्षेत्र में कुछ कर पाया जो प्रशासन से प्रायः अछूता रहता है या गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाता रहा है। अगर यह एक तरह का छलावा है तो 3.5 दशक उसमें बिताने के बाद उसका हक मुझे शायद है। और फिर एक कई और टिप्पणियां भी आती हैं, टेलीविजन के विस्तार पर भी चर्चा होती है, और भी कुछ साहित्य के साथ और संस्कृति के साथ सिविल सर्वेंट्स की कितनी दूरी है उसको लेकर भी वे टिप्पणी करते हैं। तो बस हमने यह अंश पढ़ते हुए यह कोशिश की कि हम जो उनके अपने अनुभव हैं उसको भी स्वयं किस रूप में देखते हैं, किस रूप में शब्दबद्ध करते हैं, इसको भी जानते चले और मित्रों से साझा करें। अच्छा लगा पूनम जी। जी हाँ, नहीं, यहाँ पर एक चीज जो मुझे लगता है एक चीज और महत्वपूर्ण है, मैं जिसका जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि समाज पत्रिका मुझे बहुत पसंद है। समाज उन्होंने संपादन किया है, समाज का, बहुवचन और पूर्वग्रह का। तो ये पत्रिकाएं अपने आप में आज एक मानक है। जैसे मैं कई बार कहती भी हूँ कि आज कविता एक अपने आप में एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है। आज कविता के मंच पर जाना अपने आप में एक सुखद अनुभूति की तरह पर हर कवि को लगता है। और मुझे भी अवसर मिला है और मैं हमेशा इस चीज के लिए अपने आप को बहुत सुखद महसूस करती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है। तो समाज, पूर्वग्रह और उनकी बहुवचन पत्रिकाएं पत्रिकाओं का एक मानक। और यह भी एक संयोग देखिए कि उदयन वाजपेयी जी के संपादन में समास 22 का यह अंक हम सभी को मिला भी था इस बार युवा में, मंडला में। तो यह सामग्री, जिस तरह से हर अंक की सामग्री आ रही है, वह बेहद खास है और इस पर अलग से कभी हम लोग और चर्चा कर सकते हैं समाज के इन अंकों पर। वही मैं सोच रही थी कि कितनी मेहनत, कितनी जटिल काम और कितना सुंदर कार्य समाज में पब्लिश होता है। मैं यही देख रही थी। उसका आकार देखिए, उसके छपाई देखिए, चाहे उसका टेक्निकल चीजें देखिए, चाहे उसका कंटेंट के रूप में उसका हम मैटर देखिए, सब कुछ बहुत सुंदर है और सब कुछ इतना मेहनत से जमा किया गया, मेहनत से इकट्ठा किया गया, एक साथ उसको लाया गया लगता है। तो इस चीज के लिए हमेशा इस चीज के लिए हमें अपने मन में एक सोच के रखना चाहिए कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनका काम उनका बहुत है, विराट है। इसलिए अशोक वाजपेयी होना इतना सरल नहीं है। वो अशोक वाजपेयी ही हो सकती है जो अशोक वाजपेयी जी है। जी, शुक्रिया पूनम जी और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी का हार्दिक आभार। और कल एक नई कड़ी में हम पुनः उपस्थित होंगे, मिलेंगे। आप सभी लोगों का स्नेह बना रहे। हार्दिक आभार, शुभ रात्रि, नमस्कार। और यहाँ जो उपस्थित रहे, जिन लोगों ने कमेंट्स किए, मेरे उन सभी दोस्तों को, उन सभी सुनने वालों, देखने वालों को भी मेरा बहुत आभार। अर्पण जी, आपका आभार। और अशोक वाजपेयी जी जैसी शख्सियत का आभार जो हमें लगातार निखरने संवरने का मौका देते हैं। आप सभी का जी बिल्कुल, शुक्रिया, शुभ रात्रि।